स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश आपके मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। एक और जहां कांग्रेस के स्थानीय नेता सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन केंद्रीय मंत्रियों के दौरों का कितना असर जनता पर पड़ेगा, ये खैरागढ़ में हुए उपचुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी हाईकमान को छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेताओं से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों पर भरोसा है। खैरागढ़ में बीजेपी की यह रणनीति को कारगर साबित नहीं हो पाई है और अब सवाल यही है कि 2023 में केंद्रीय मंत्री बीजेपी के लिए कितने कारगर साबित होंगे। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का मास्टर प्लान, केंद्रीय मंत्रियों के हाथ 2023 की कमान। जी हां, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनावों की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए बीजेपी हाईकमान ने केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। यही वजह है कि लगातार केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। इसी तर्ज पर ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनांदगांव, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बस्तर, नित्यानंद राय बीजापुर, महेंद्र नाथ पांड्या नारायणपुर, केंद्रीय राज्य मंत्री देव सिंह चौहान दंतेवाड़ा, भानु प्रताप सिंह कांकेर, अश्विनी चौबे कोरबा। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह को सुकमा की जिम्मेदारी सौंपी है। केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर राजनीतिक पारा भी चढ़ा हुआ है। सीएम भूपेश बघेल इसे राजनीतिक दौरा बता चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस की माने तो केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से कोई खास असर नहीं पड़ा। इसके लिए कांग्रेस ने एक आंकड़ा जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रियों ने जहां-जहां प्रचार किया, वहां बीजेपी की करारी हार हुई। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों ने 12 सभाएं की थी। इन सभी जगहों पर कांग्रेस को बढ़त मिली। बीजेपी के प्रत्याशी इन इलाकों में पीछे ही रहे। मतलब साफ है कि बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने का बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिल पाया। बीजेपी में स्थानीय लीडरशिप की जगह बाहरी नेताओं को प्रमुखता दी जा रही है। जहां एक और कांग्रेस के स्थानीय नेता लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा है। लेकिन खैरागढ़ के नतीजों ने साफ कर दिया है कि प्रदेश की जनता को केंद्रीय नेताओं पर कम भरोसा है। ऐसे में सवाल यही है कि 2023 में बीजेपी की रणनीति कितने काम आती है। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के.एस. चौहान जुड़े हुए हैं, साथ ही कांग्रेस नेता अनिल सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से लगातार केंद्रीय मंत्री दौरा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का, और सवाल ऐसे में यही उठता है कि आखिर केंद्रीय मंत्री यहाँ पर क्यों पहुंच रहे हैं? क्या जो केंद्र की नीतियां हैं उनके बारे में जानने के लिए वो यहाँ दौरा करने के लिए आ रहे हैं, या फिर इसके पीछे कारण कुछ और है? के.एस. चौहान जी, तो क्या इसे 2023 की तैयारी माना जाए? नीतू जी, ये जो कार्यक्रम है ये विधायिका का कार्यक्रम है, ये कार्यपालिका का कार्यक्रम। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सब अलग अलग होता है। दो चीजें होती है, एक होती है प्लानिंग और दूसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री ये बोलते थे कि 100 रुपए हम देते हैं और 15 रुपए अंत्योदय तक और लाभार्थी तक पहुंचते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि एक एक पावी जो लाभार्थी है वहां तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वक्ता नहीं करता है। दूसरी बात, जो अब प्लानिंग का तो काम हो गया, नीति आयोग ने प्लानिंग का काम कर दिया, अब उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है कि जो पैसा केंद्र सरकार के से जा रहा है, जो सरकार जो इस जनता के खून पसीने की कमाई है, जो इस जनता का हक है, वो जनता तक जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये मॉनिटरिंग करने के लिए वो आ रहे हैं। और क्योंकि वो आना, केंद्रीय मंत्रियों का आना यहाँ की सरकार को, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को पच नहीं रहा है, इस वजह से इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। राजनीतिक जो आना था वो चुनाव में आना था,
लेकिन ये जो आना है ये अलग आना है। ये कार्यपालिका के हिसाब से आ रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन करवाने आ रहे हैं। जो 5 चीजें जो अंत्योदय तक पहुंचनी चाहिए, जो आकांक्षी जिलों में जानी चाहिए, वो आकांक्षी जिलों में जा रही है कि नहीं जा रही है, वहां पर जो उनको परसेंटेज देना है उसको देखने आ रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग करने आ रहे हैं। उसके आधार पे जो रैंकिंग होती है उसको देखने आ रहे हैं कि रैंक उनको कैसे कैसे दिया जाए। जो 30%, 30%, 20% और 10% और 10% देना है, वो कैसे, किस हिसाब से हम पैसे उनको नंबर्स दें। आज जबकि हमारे जो छत्तीसगढ़ का जो आकांक्षी जिलों का जो रैंक है वो 15 रैंक है 28 जिलों में, 28 राज्यों में। 28 राज्यों में, पूरे 28 राज्यों में 115 जिले आकांक्षी जिले, उन सभी में जा रहे हैं, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं आ रहे हैं। तो चलिए क्या चौहान जी, ये माना जाए जितनी नीतियां हैं केंद्र के द्वारा चलाई जा रही, वो किस तरह से काम कर रही हैं? आपका कहना है कि वो उन सभी नीतियों की समीक्षा करने के लिए पहुंच रहे हैं। अनिल सिंह जी, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में। जी, देखिए गीतू जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी प्रवक्ता ने बहुत गोलमोल और बहुत तकनीकी ढंग से मामले को उलझा दिया। मेरा मानना यह है, नीति आयोग की बात कर रहे थे, ये विधायिका कार्यपालिका की बात करने लगे, इतने लोकप्रिय चैनल में बहुत सरल भाषा में। मेरा मानना यह है कि ये साफ साफ स्वीकार करते हैं कि खैरागढ़ की हार के बाद और वर्तमान परिदृश्य में जो भारतीय जनता पार्टी का छीछा लेदर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में मचा हुआ है, जिस तरह से इनकी करारी हार हो रही है, ये आपसी गुटबाजी में और आपसी संघर्ष में उलझे हुए हैं। उसके कारण इनके केंद्रीय नेतृत्व को यहाँ 6-6 7 केंद्रीय मंत्रियों को भेजना पड़ रहा है। देखिए गीतू जी, जहां तक ये बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कहीं न कहीं केंद्रीय योजनाओं में पीछे है, तो मैं आपको बता दूं, इन्हीं की केंद्र सरकार के बड़े अधिकारी और मंत्री आकर छत्तीसगढ़ की प्रशंसा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पूरे देश में रोल मॉडल बना हुआ है। छत्तीसगढ़ को स्वच्छता से लेकर कई क्षेत्रों में अवार्ड दे रहा है, केंद्र की सरकार ही अवार्ड दे रही है। जो मानक है, ये उस मानक के अनुसार छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में यहाँ की सरकार किसानों के हित में, सभी के कल्याण के लिए काम कर रही है, जिसको जनता ने जीत के रूप में खैरागढ़ चुनाव में मोहर लगाया। और 20,000 से ऊपर जीत का जो अंतर है, वो भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है। देखिए, जिस तरह से इन्होंने 15 साल से वादा खिलाफी की थी और कांग्रेस की सरकार ने 3 ही साल में लगातार जनता से जो वादे किए थे घोषणा पत्र में, उसको पूरा करने का काम किया है। इससे जनता के मन में कांग्रेस के प्रति विश्वास 2018 के चुनाव से पहले जितना था उससे भी अधिक बढ़ गया है। इस बौखलाहट और इस छटपटाहट में भारतीय जनता पार्टी अपने 6-6 7 केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ छत्तीसगढ़ भेज रही है और एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा खड़ा कर रही है, और ये पता नहीं कितना षड्यंत्र करेंगे। उसको हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तरह तरह से घुमा रहे हैं। आपने देखा होगा कि खैरागढ़ चुनाव में माननीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी आए थे और वो बोले कि किसानों को पैसा बांटने से, किसानों को धान का बोनस देने से छत्तीसगढ़ गरीब हो जाएगा, डिफाल्टर हो जाएगा। इनके शिवराज सिंह जी आए, वो अलग बात का बतंगड़ बना के गए। कभी वो कवर्धा के धार्मिक मामलों की बात करते रहे, कभी एसपी कलेक्टर की नियुक्ति में पैसे की बात करते रहे, यहाँ वो भाषण देते रहे। वहां मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पत्रकारों को नंगा करके उनका फोटो खिंचवाया गया, उनको थाने में पीटा गया। तो क्या किसी तरह का डर है? अगर देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार दौरे कर रहे हैं, जी सारे प्रदेश अनिल जी, क्या किसी तरह का डर बना हुआ है कांग्रेस के बीच की केंद्रीय मंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं और अब कहीं ऐसा ना हो कि जनता को इन्फ्लुएंस किया जाए, प्रभावित किया जाए? वहां से चालू की है कि जो पहले जो चुनाव के समय जो मंत्री आए थे, जो मुख्यमंत्री आए थे, मुझे बात अपनी पूरी करने दीजिए भाई। काम हो रहा है, वो काम लगातार जारी है और छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता से लेके हमारे नेता तक पूरी तरह विश्वास से मैदान में उतरे हैं और जनता के से हमारे जो वादे थे उसको पूरा कर रहे हैं। चलिए, एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपके साथ चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ आवेश तिवारी जी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जरा इनका भी हम रुख कर लेते हैं। आवेश जी, आपका स्वागत है। आपसे हम जानना चाहेंगे, फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जो केंद्रीय मंत्री वो दौरे कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के, तो क्या आप ये मानेंगे कि 2023 की तैयारी के तौर पर ये सब किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही मेहनत करती हुई बीजेपी दिख रही है अब? जी देखिए, एक बात बताओ कि बीजेपी 2023 की तैयारी जो है अभी से नहीं कर रही है, पिछले 2 सालों से कर रही है। पुरंदेश्वरी जी का जिस तरह से दौरा हुआ है लगातार छत्तीसगढ़ में, जो साफ नजर आ रहा है कि तैयारी कर रही है। जी।
लेकिन दिक्कत इस बात की है, परेशानी इस बात की है कि जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेता है भारतीय जनता पार्टी के, रमन सिंह है, बृजमोहन अग्रवाल है, बड़े मजे हुए नेता है, बड़े पुराने, 2-2, 3-3 दशक से राजनीति कर रहे हैं। यह साफ दिख रहा है, पब्लिक को दिख रहा है, जो सियासी हलकों में भी चर्चा है इस बात की कि उनकी अनदेखी हो रही, जो कि नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेताओं की यह जो दौरे केंद्रीय मंत्रियों के हो रहे हैं, तमाम लोगों के हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेता भारतीय जनता पार्टी के कहीं न कहीं हाशिए पर हैं, कार्यकर्ता हाशिए पर हैं। दरअसल बड़े जैसे लगता है कि कहीं न कहीं, जो मैं अगर देख पाता हूं निरपेक्ष तौर पे, साफ नजर आता है कि भगवान भरोसे यहाँ के नेताओं को छोड़ दिया गया। अरे भाई, केंद्रीय नेता चुनाव थोड़ी ना जिताएंगे। जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी तो डॉक्टर रमन सिंह लड़ेंगे, बृजमोहन अग्रवाल लड़ेंगे, अमर अग्रवाल लड़ेंगे, लेकिन हो क्या रहा है कि ये लोग इनसिग्निफिकेंट हो गए हैं। दूसरी चीज, एक बड़ा मुद्दा था कि आदिवासी नेता का भारतीय जनता पार्टी के भीतर से लगातार आवाज आती रही, अब वो आवाज आना भी बंद हो गई, जिस पर जानते हैं लोग कि कहीं से कोई सुनवाई नहीं। और केंद्रीय मंत्रियों के इन दौरों से, जो ये दौरे हो रहे हैं, भाजपा को किसी किस्म का लाभ होगा यह मुझे नहीं दिखता। देखिए, खैरागढ़ विधानसभा का परिणाम सामने है, जहां पर 2018 में केवल 1000 मत से कोमल जंघेल पीछे थे। इस बार भी कांग्रेस का कैंडिडेट 20,000 से ज्यादा वोटों से जीत गया, करीब 50,000 से ज्यादा वोट पिछली बार से पा गया। तो भाई, क्या उपयोगिता है बताइए? 3 केंद्रीय मंत्री आए थे, फगन सिंह कुलस्ते आए थे, शिवराज सिंह चौहान भी खैरागढ़ दौरा कर गए थे, उसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आए थे छत्तीसगढ़। तो दरअसल है क्या, केंद्रीय नेताओं के भरोसे कहीं पर किसी भी राज्य में कोई भी पार्टी राजनीति नहीं कर सकती। स्थानीय नेताओं को ताकत बढ़ाना होगा, उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर देने होंगे, उनकी स्वीकार्यता राष्ट्रीय स्तर पे भी होनी चाहिए। रमन सिंह जैसे बने हुए नेता को, जिसको सोचिए लगातार 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ, उसके पहले पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, उनको कोई भूमिका ही नहीं दी। यह कैसा किया जा रहा है? देखिए, एक बात बताऊं जीतू कि 2013 में जब भाजपा की सरकार आई थी छत्तीसगढ़ में, उस वक्त, और अगले साल आ गए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, तो जो वो डिस्टेंस बना, आपको बताऊं, ये बात शायद किसी टीवी प्लेटफॉर्म पे नहीं कही गई, लेकिन आज कह रहा हूं कि 2018 में भाजपा की हार के पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि केंद्र में और राज्य में सही समन्वय स्थापित नहीं हो पाया। रमन सिंह किसानों के लिए चिल्लाते रहे, मोदी ने अनदेखा किया, नरेंद्र मोदी ने नहीं सुना। यह साफ है, यह बात भाजपा के लोग जानते हैं। इस बात को वो जान रहे हैं कि भाई, अगर नहीं पसंद है तो नेता बदलो, नेतृत्व बदलो यहाँ का। वह भी नहीं कर रहे हो, भगवान भरोसे एक पार्टी को छोड़ दिया। चलिए, केएस चौहान जी, क्या वाकई ये बात है कि जो स्थानीय नेता है वो कहीं ना कहीं पीछे हटते जा रहे हैं? आखिर वो हैं कहाँ, क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि जैसा कि खैरागढ़ में भी हमने देखा कि उस वक्त भी केंद्रीय जो मंत्री थे वो आए थे यहाँ पर, और अभी भी लगातार दौरे हो रहे हैं। तो क्या जो स्थानीय नेता है उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा? क्योंकि आगामी समय में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 2023 में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारी बीजेपी की तरफ से होती दिख रही है? केंद्रीय नेताओं ने कितनी सभाएं ली? 15 से 17 सभाएं, बस। बाकी सभाएं किसने ली? यहाँ पर छोटी छोटी सभाएं, और जो 15-15 दिन से जो स्थानीय नेता वहां पर रह रहे थे, पूरी सब जगह सभाएं कर रहे थे। डॉक्टर रमन सिंह साहब ने किया, बृजमोहन अग्रवाल जी ने किया, हमारे सभी नेताओं ने किया। एक भी कोई भी कार्यकर्ता और कोई भी नेता वहां पर नहीं बैठा हुआ था, वो वहां पर अपना भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के चल रहा था। केंद्रीय नेता आते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक पूरे टीम के तरीके से लड़ती है। ये नहीं है कि केंद्रीय नेता आ रहे हैं और यहाँ के नेताओं को कोई कुछ तवज्जो ही नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर अकेले रमन सिंह साहब ने यहाँ पर 17 से 18 सभाएं की। यहाँ के पूर्व जो सांसद थे हमारे अभिषेक सिंह जी, उन्होंने सभाएं की। हमारे संतोष पांडे जी ने सभाएं की, और भी दूसरे सांसदों ने सभाएं की। यहाँ पर लगातार उन्होंने सभाएं की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब चीजें की।
हर नेता, हर कार्यकर्ता यहाँ पर लगा हुआ था टीम के हिसाब से। यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्र के जो हमारे मंत्री आए थे और मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्हीं वही सिर्फ सभाएं लेके चले गए, ऐसा नहीं था। पूरे सभी लोग कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की इसमें बढ़ोतरी हुई है। जो पिछले चुनाव में उनको वोट मिला था उससे लगभग 7,000 वोट ज्यादा पाया है। दूसरी बात, कांग्रेस इस खैरागढ़ चुनाव में नहीं जीती है। कांग्रेस अपने कामों को लेकर नहीं आई चुनाव में, वो अपनी घोषणाओं को लेकर आई चुनाव में। वो सिर्फ जिले की जो घोषणा की थी उसको लेके आई अपने। और कांग्रेस पार्टी का तो प्रत्याशी अकेले जाने की हैसियत में नहीं था, अकेले जा नहीं रहा था, उनको बोलना ही नहीं आ रहा था। उनके 70% बोर्ड में उनका चेहरा ही नहीं था। यहां तक कि छोड़ दीजिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का चेहरा गायब था। आपने शरण ली, हमने तो केंद्रीय मंत्री और वहां को बुलाया, लेकिन आप किसको बुलाते? आप राहुल गांधी जी को बुलाते, राहुल गांधी, और आपके वोट ऑफ परसेंटेज कम हो जाते। लेकिन ये, और आपने बुलाया कुमार विश्वास जी। आपके पास कोई नेतृत्व है, क्षमता है ही नहीं जो आप बाहर से टीम बुलाएं, या आपने जो वोटर्स हैं या आपने जो जनता है उनको कुछ बता सकें। आपकी प्रत्याशी अकेले नहीं घूम सकती थी, वो अकेले मोहन मरकाम जी संबोधित करते सभा को, छोटी छोटी सभाएं जहां पर भी गई हैं वो अकेले। चलिए केएस चौहान जी, अब जो भी कहे, लेकिन खैरागढ़ का उपचुनाव तो कांग्रेस के हाथों ही चला गया है। अनिल जी, आप क्या मानते हैं, जिस तरह से बीजेपी लगातार अपनी रणनीति बदल रही है, क्या कांग्रेस के लिए चुनौती बन सकते हैं? गीतू जी, केएस चौहान जी बहुत चिल्ला कर बहुत सारी बात की है। कांग्रेस की समीक्षा कर डाले, वो किसका फोटो लगा, कौन प्रचार में आया, कांग्रेस की प्रत्याशी को बोलना नहीं आता। तो क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि खैरागढ़ की जनता मूर्ख है जिसने 20,100 से ऊपर मतों से कांग्रेस को विजयी बनाया, और ये कांग्रेस की समीक्षा कर रहे हैं अपनी समीक्षा करने के बजाय। ये 20,000 से अधिक मतों से हार गए हैं। अनर्गल प्रलाप, अनर्गल बातें, बिना तर्क की बातें करने से आपने जो जिला बनाने की बात कह दी थी, शायद वो लोगों को ज्यादा पसंद आ गई। करनी चाहिए। देखिए गीतू जी, लोकतंत्र में घोषणा पत्र बनता है, और घोषणा पत्र अगर राजनीतिक दल जारी करके और उसके अनुसार चुनाव लड़ते हैं तो गलत नहीं है। और रहा बात खैरागढ़ को जिला बनाने का, तो जिला बनाने की घोषणा से कोई चुनाव नहीं जीत जाता। कांग्रेस ने, फिर आप अपनी बात रखिएगा। केएस चौहान जी जब ये सवाल खड़ा करते हैं तो इनको जवाब सुनने का, ये चाहते ही नहीं कि किसी चैनल पर कोई तर्क हो, इनको सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। गीतू जी, मैं आपको बता दूं, कभी भी किसी जिले को बना देने के नाम पर या किसी भी घोषणा के नाम पर, नहीं तो रमन सिंह जी बड़ी बड़ी घोषणाएं करके फिर से सरकार नहीं बना लेते। घोषणाओं से या घोषणा पत्र से कोई सरकार नहीं बनती। में मुख्य बात यहाँ यह है गीतू जी कि 2018 के कांग्रेस के घोषणा पत्र के अकॉर्डिंग जिस तरह से काम हुए, उस विश्वास को कांग्रेस ने हासिल किया। और आज घोषणा पत्र में वो चाहे छोटी सी बात कहे या बड़ी सी बात, जनता जानती है कि कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। अब कांग्रेस को जनता का पूरा विश्वास हासिल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र जिस तरह से बौखला रहे हैं, उनकी बौखलाहट केंद्रीय स्तर तक है। केंद्रीय मंत्रियों का कहना है कि कम आए, अब और ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों को बुला रहे हैं। अब मेरे को ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के खैरागढ़, कोरबा, बिलासपुर, रायपुर में ये ज्योतिरादित्य सिंधिया से प्रचार करा के वोट ले लेंगे। 2023 के चुनाव में यहाँ के स्थानीय स्तर के नेता जो चुनाव प्रचार करेंगे, जिनको जनता डायरेक्ट जानती है, जिनको कार्यकर्ता सीधे रूबरू होता है, उनके दम पर चुनाव जीता जाता है। ये लालीपाप दिखाकर, धर्म और जाति के नाम पर लड़ाकर छत्तीसगढ़ को उत्तर प्रदेश और बिहार नहीं बना सकते। छत्तीसगढ़ की जनता का बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा है। यहाँ ये धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर ये कभी भी, या किसी रंग के नाम पर या कोई हिजाब का प्रोपेगेंडा खड़ा करके वोट नहीं ले सकते। ये उत्तर प्रदेश या बिहार नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता का बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा है, ये घोषणा पर वोट नहीं देती है। यही कारण है
कि इनकी असलियत को छत्तीसगढ़ की जनता पहचान चुकी है और आज 12-13 सीटों पर आ गए हैं। और आप देखिएगा, अगर इन्होंने अपना ट्रेंड नहीं बदला, अगर महंगाई कम नहीं हुई, लगातार मोदी जी जिस तरह जनता को छल रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह छल रही है, तो दिन दूर नहीं है कि 2-3 सीटों से भी कम सीटों पर छत्तीसगढ़ में आ जाएंगे। इनके 11 सांसद गीतू जी, ये 11 सांसदों में 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ की जनता ने जिता कर दिए और 9 सांसद हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। छत्तीसगढ़ को बारदाने के लिए मोदी जी परेशान करते हैं। जूट कमिश्नर बारदाने नहीं देता, धान की खरीदी नहीं होती, किसानों को परेशान किया जाता है। इनका एक सांसद चिट्ठी नहीं लिखता। जीएसटी के नाम पर 20,000 करोड़ छत्तीसगढ़ का पैसा मोदी सरकार ने रोक रखा है। हमारे कोयले के जो कर हैं वो हमारा हिस्सा हमको नहीं मिलता और मोदी सरकार लगातार छत्तीसगढ़ को छलने का काम कर रही है। हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ के सांसद एक बार सदन में आवाज नहीं उठाते, चिट्ठी नहीं लिखते। ऐसा कौन सा भय है? ऐसा कौन सा भय है? सांसदों को टिकट कटने का भय है? जी, क्या छत्तीसगढ़? चलिए अनिल जी जवाब देंगे। के.एस. चौहान जी, जो आप लगातार आरोप लगा रहे हैं केंद्र को लेकर भी, तो नहीं है के.एस. चौहान जी बेहतर जवाब दे सकते हैं। जी, ये जवाब तो दे नहीं पाए हमारी बात का कि जिले की घोषणा आप अगर हार जाते तो करते कि नहीं करते, और ये जिले की घोषणा इन्होंने की अपनी पार्टी के लिए। खैरागढ़ का अधिकार था जिला बनना। अपने काका चौहान जी, खैरागढ़ की जनता का अधिकार था जिला बनना। खैरागढ़ डिजर्व करता है। ये जो जिले की घोषणा है वो वहाँ खैरागढ़ की जनता के लिए नहीं की है। और मैं आपको कांग्रेस पार्टी की आप असलियत बता दूं आपको कि 387 सीट में जो हार चुकी का, जो जिसमें हार ही नहीं है, उनकी जमानत जब्त हुई है उत्तर प्रदेश में 387 सीटों। हमारी नहीं, बात अभी छत्तीसगढ़ की हो रही है। आज 2014 में जो 9 राज्यों में कांग्रेस पार्टी थी, आज सिर्फ 2 राज्यों में रह गई है। 3 करोड़ की जो बौद्धिक आबादी वाला यह प्रदेश। नहीं के.एस. चौहान जी, बीजेपी तो बहुत अच्छा काम कर रही है, चलिए ये मान लेते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बार ऐसा क्या हो रहा है कि उपचुनाव एक भी नहीं जीत पाई? उपचुनाव में पलड़ा आप किसी भी पूरे भारत में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, 90% जो उपचुनाव होते हैं वो हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी इस चीज को तिवारी जी मानेंगे कि जो 90% जो उपचुनाव होते हैं वो पलड़ा जो 70। चलिए ठीक है के.एस. चौहान जी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जी लोगों के साथ झूठे वादे किए गए के.एस. चौहान जी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति में भी तो कमजोरी रही। बीजेपी भी तो नहीं समझा पाई लोगों को कि कांग्रेस झूठ बोल रही है, यानी कि जो जनता है वो सब समझ भी रही है, जान भी रही है। आवेश जी से सवाल करते हैं। आवेश जी, तो अभी फिलहाल जिस तरह से आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हुए या पहले हुए, अब हो रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ आपको लगता है बीजेपी को अपनी रणनीति में क्या बदलाव करने चाहिए जिससे कि आगामी चुनाव में जो तैयारी है वो अच्छे से हो पाए? क्योंकि बीजेपी लगातार कोशिश तो कर रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है इस बार छत्तीसगढ़ में क्या किया जाए। देखिए, एक बात बहुत साफ है, चौहान जी आपको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में कोई नेतृत्व फिलहाल नहीं। पूरी पार्टी इस वक्त नेतृत्वहीनता से जूझ रही है। दूसरी बात, रमन सिंह ने साफ साफ कहा था खैरागढ़ का चुनाव जो है उपचुनाव वह विधानसभा का सेमीफाइनल, ये बात कहा था, ये बात आपको याद होगी। तो दरअसल जब आपके पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल था, तो निसंदेह सेमीफाइनल में हारे हैं, इसको स्वीकार करने में कोई बात वो नहीं हो जाती। हार जीत रहती है चुनावों में, लेकिन यह जो नेतृत्व का संकट है वह बिना दूर किए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि अभी 2023 का अप्रैल चल रहा है, अगले साल चुनाव में जाना है, अगर इसका तात्कालिक समाधान नहीं किया गया तो ये चुनाव लड़ेंगे कैसे? यह बड़ा सवाल है। और एक दूसरी बात जो आप बार बार कह रहे थे कि सोनिया राहुल की फोटो नहीं लगी, भूपेश बघेल यहाँ पे खुद ही चेहरा बने हुए थे। एक बात पूछिए, बताइएगा साफ साफ, इस वक्त पूरे देश में सांप्रदायिकता की आग में पूरा देश झुलस रहा है, मध्य प्रदेश झुलस रहा है, दिल्ली में अब सीबीआई को इंक्वायरी दे दी गई। आप बताइए, छत्तीसगढ़ जैसे ग्रामीण आदिवासी राज्य में अगर विकास के नाम पर, तरक्की के मुद्दे पर, जिला बनाने के मुद्दे पर पब्लिक वोट देती है, तो छत्तीसगढ़ की जनता को अपना फक्र से सीना ठोकना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोगों को, भले वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अगर छत्तीसगढ़ की जनता इतनी प्रबुद्ध है तो उसका स्वागत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चलिए अनिल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बताइए।
जी गीतू जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 6-7 केंद्रीय मंत्री लगाए हैं। आप देखिएगा, ये फिर प्रयास करेंगे छत्तीसगढ़ में धार्मिक भावना भड़काने का, ये फिर प्रयास करेंगे सांप्रदायिकता का, जो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। यहाँ योगी, मोदी और इस तरह के जादू नहीं चलेंगे। यहाँ जो राम हमारी आस्था का विषय है, जो भगवान शिव के साक्षात आराध्य है, भगवान राम, उनके नाम पर यहाँ राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलने दिया गीतू जी। हम लोगों ने कवर्धा में इन्होंने यही प्रोपेगेंडा खड़ा करने का प्रयास किया, इन्होंने दंगे कराने का प्रयास किया, इन्होंने ठेले और गुंटियां जला दी, इन्होंने गरीबों की जो छोटी छोटी गुंटियां थी उसको इन्होंने रैली के माध्यम से, जिसमें इन्होंने शपथ पत्र दिया था कोई हिंसा नहीं होगी, इसमें इन्होंने दर्जनों झुग्गी झोपड़ियों को जला दिया, ठेले खुमचों को जला दिया और इन्होंने सांप्रदायिक दंगा फैलाने का बहुत गंभीर आरोप आपके ऊपर, जिसको कांग्रेस सरकार ने 30 सेकंड में आपका जवाब। नेताओं को जेल भेजा गया और इन्होंने जो ये सांप्रदायिकता का भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रहे हैं, तो प्रशासन क्या कर रहा है? ये प्रशासन क्या कर रहा था उस समय? और उन लोग को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया जो जिन्होंने झुग्गी झोपड़ियां जलाई और झुग्गी झोपड़ियां जो जलाना था उसको बिल्कुल गिरफ्तार करना चाहिए था। आप तो उस पे एफआईआर कर देते हैं जो कुछ करता नहीं है, यही है, आपको जानकारी आप तो उस पे एफआईआर कर देते हैं जो कुछ करता नहीं है। और कवर्धा, चलिए तो कोशिशें तमाम होगी कि जिस तरह से अनिल जी कह रहे हैं व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश होगी, दंगे फैलाने की कोशिश होगी, लेकिन वहीं जो प्रदेश सरकार है, प्रशासन है, उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की वारदातों को रोका जाए। और वहीं अब सवाल ये भी है कि केंद्रीय मंत्री किस तरह से बेड़ा पार करेंगे या फिर बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा, ये देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।